आधा दिन पूरी खबर के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो आईएएस अधिकारी और अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा के ब्राह्मणों को लेकर दिए बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। स्वर्ण समाज और स्पार्क्स आईएएस वर्मा के बयान का विरोध कर रहा है, तो आजाद समाज पार्टी और जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन संतोष वर्मा के समर्थन में है। तो ब्राह्मण समुदाय से आने वाले बीजेपी कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, मंत्री और सांसद भी संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। इसके बाद भी सरकार संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हाँ, सरकार ने उन्हें नोटिस जरूर जारी किया था। अब उनका एक ताजा वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में भी कहते नजर आ रहे हैं कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। तो वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद अब ब्राह्मण समाज एक बार फिर लामबंद हो चुका है। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा का ये बयान 7 दिसंबर का बताया जा रहा है। तो इस दिन भी भोपाल के अजाक्स भवन के संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और इस दौरान संतोष वर्मा ने भीम आर्मी के संयोजक और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण से बातचीत का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर रावण ने उनसे कहा कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितनों को जलाओगे, कितनों को निकल जाओगे। इसके अलावा ब्राह्मण समाज अब सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। कह रहा है कि अगर हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो क्या हर घर की बेटी को खतरा होगा। उधर संतोष वर्मा के पद को लेकर अजाक्स में भी दो फाड़ की स्थिति है। अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष चौधरी मुकेश मौर्य का कहना है कि संतोष वर्मा किसी पद पर ही नहीं है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना दे, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सकें। ये जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सकें। संतोष वर्मा का भी हाल ही में एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी? जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध एफआईआर करें, इसे गिरफ्तार करें, इसे निलंबित करें, इसके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाएं। ये तो हर घर की बेटी को खतरा पैदा होगा इसके भाषणों से, इसके कहने से और वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी ये कार्रवाई तुरंत करेंगे, अन्यथा हम सीएम बंगले का घेराव 14 दिसंबर को करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में गांजा तस्करी मामले को लेकर अब सियासत तेज है। तो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार पर लगे गांजा तस्करी के गंभीर आरोप अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गए हैं। दरअसल मंत्री प्रतिमा बागरी का सगे भाई अनिल बागरी के साथ रिश्ते से इनकार करना सबसे बड़ा इस वक्त सवाल खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ आरोप अनिल बागरी एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद है। पुलिस जांच में उनके जीजा शैलेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया गया है, जो पहले से बांदा जेल में बंद है। आरोप है कि जीजा साले मिलकर तस्करी का गिरोह चला रहे थे। पारिवारिक वीडियो और रिश्तेदारी साफ होने के बावजूद मंत्री का ये कहना है कि वो मेरा भाई नहीं है, जबकि पारिवारिक सत्य ये है कि अनिल बागरी स्वर्गीय जुगुल किशोर बागरी के दूसरे भाई जीवन बागरी के बेटे हैं और प्रतिमा बागरी के सगे भाई हैं।
अब सवाल यह है कि मंत्री अब कैमरे के सामने इस रिश्ते को क्यों नकार रही है। इधर विपक्ष पूछ रहा है कि यह पारिवारिक प्रेम है या सत्य से इनकार है या सत्ता का कवच है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मंत्री अपने पद और राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए एक कड़वे पारिवारिक संच को दरकिनार कर रही है, या फिर ये सत्ता का वो अहंकार है जो उन्हें सरेआम झूठ बोलने की हिम्मत दे रहा है। जबकि पूरा प्रदेश जानता है कि सच क्या है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष प्रतिमा बागरी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा बागरी के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रतिमा बागरी के नेम प्लेट पर कालिख पोतकर अपना विरोध जताया है। तो बहरहाल आपको बता दें कि प्रतिमा बागरी पहले भी विवादों में रही है। प्रतिमा बागरी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने के आरोप भी लग चुके हैं। तो सत्य से इनकार है या सत्ता का ये बचाव है। गांजा तस्करी विवाद में मंत्री फंसी है, मंत्री का परिवार फंसा हुआ है। तो दूसरी तरफ एक तरह से देखा जाए तो प्रतिमा बागरी से जब जब मीडिया ने सवाल पूछा तो वो मीडिया से बचती हुई नजर आई। लेकिन कुल मिलाकर रिश्ते जो है वो साफ हो गए हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई है। अनिल बागरी उनका ही सगा भाई है, लेकिन अभी तक ना तो पार्टी की तरफ से, ना तो प्रशासन की तरफ से, ना तो खुद राज्य मंत्री की तरफ से इस पर स्पष्ट जवाब दिया गया है। आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर ले, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग तो वो है कौन? जैसा कि भाई का जा रहा है, आपके मुताबिक कौन है? फिर बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कौन है? आप कह रहे कि रिश्तेदार नहीं, तो कौन है आखिर? आखिर कौन है? आप बताइए ना कौन है? आप बताइए ना कौन है वो? राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन है कि जवाब देने को तैयार ही नहीं है। खुद राज्य मंत्री भी सवालों से बचती हुई नजर आई और झिझकती हुई नजर आई। अभी आप सुन भी रहे थे, ये कल और परसों के जो बाइट्स हैं पूर्वा वो सामने आए, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्रतिमा बागरी जो है वो किस तरह से झुंझला जा रही है। इस तरह के बयान वो दे रहे हैं जिससे साफ हो रहा है कि उन्हें झल्लाहट महसूस हो रही है। खुद का भाई है उनका, एफआईआर जो दर्ज हुई है, एफआईआर की कॉपी में जो पिता का नाम लिखा है वो सबके सामने है, लेकिन प्रशासन भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और प्रतिमा बागरी खुद बच रही है। लेकिन दूसरी तरफ सियासत इस पर जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शीत सत्र में पहले दिन विजन 2047 पर चर्चा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी नहीं हो रही है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा 2027 भटकाने की कोशिश है। इसके अलावा धर्मांतरण कानून और एसआईआर को मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। धान खरीदी जो व्यवस्था था उसको अव्यवस्था में बदल दिए। आज टोकन के लिए मारामारी हो रही। वनाधिकार पट्टा में धान खरीदी होती थी वो बंद कर दिया गया है, तो धान खरीदी की भी हालत खराब। वो लघु उपज खरीद नहीं रहे हैं। पहले वो जो बिल बना था, बिल पास हुआ था, उसका क्या हुआ? क्योंकि जब एक बिल पास हो गया है तो उसमें दोबारा बिल नहीं ला सकते आप। उस बिल की स्थिति क्या है, सरकार की स्पष्ट करना चाहिए, अधिकारियों की स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, आक्रोश सभी तरफ फैला हुआ है। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या आदिवासी, क्या नौजवान, वो क्या महिलाएं, सब आक्रोशित इस व्यवस्था से, सब नाखुश हैं। तो वो अलग अलग रूपों में सामने दिखाई दे रहा है। सूची हाथ में आएगा तब पता चलेगा कि किसके नाम कटे और किसके नाम जुड़े। वो तो बाद में पता चलेगा। सही मायने में जो ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानी खौवा बना के रखे हैं वो कितने करते हैं वो तो देखना पड़ेगा। और चलिए जगदलपुर से खबर अब तक पहुंचाएंगे जहां कल से होगी बस्तर ओलंपिक की शुरुआत। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे इसका शुभारंभ। 3000 से ज्यादा खिलाड़ी जो है वो अपना जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। संभाग के 7 जिलों से 7 टीम मैदान में उतरेगी। वहीं 8वें टीम के रूप में नुआ बाट नक्सल टीम भी खेलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को आपको बताते कि बस्तर आने वाले हैं और तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बस्तर के आला अफसर।
तो अमित शाह एक बार फिर से बस्तर आएंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला अफसर पहुंचे। बस्तर ओलंपिक की शुरुआत होने जा रही है। जगदलपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे और 3000 से ज्यादा खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। तो संभाग के 7 जिलों से 7 टीम इस बार मैदान में उतरेंगी और खास बात यह है कि 8वीं टीम के रूप में नुआबाट नक्सल टीम भी खेलेगी। आपको बता दें कि ये पुनर्वासित नक्सली है जो इस बार बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो तैयारियों का जायजा लेने के लिए बस्तर के आला अफसर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने के लिए एक बार फिर से जगदलपुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। तो आगे की एक तरह से देखा जाए पूर्वा, तो अमित शाह लगातार जो है बस्तर पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों अभी डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी अमित शाह मौजूद थे और मोदी भी उस दौरान मौजूद थे। तो एक बार फिर से अमित शाह पहुंच रहे हैं और इस बार शुरुआत होनी है बस्तर ओलंपिक की। तो कल से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत होनी है। सीएम विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे। कई खिलाड़ी जो है वो अपना जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। चलिए बात कर लेते पखांजूर से बड़ी खबर की। तो नक्सलियों को फिर से बड़ा झटका लगा है। तो गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने आपको बता दें सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम भी था। तो डीजी रश्मि शुक्ला के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। समर्पण के दौरान 4 हथियार भी नक्सली अपने साथ लाए थे। सभी नक्सली छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से आत्मसमर्पण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आपको बता दें आत्मसमर्पण किया है। फिर से बड़ा झटका है। गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने एक साथ अपने हथियार डाल दिए हैं और आत्मसमर्पित नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम भी था। डीजी रश्मि शुक्ला के सामने इन सभी ने सरेंडर किया है और समर्पण के दौरान 4 हथियार भी ये अपने साथ लेकर आए थे। सभी नक्सली बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से लगता हुआ जो इलाका है, जो बॉर्डर है महाराष्ट्र बॉर्डर, और इनके आसपास ये नक्सली एक्टिव थे। तो गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ये बड़ी खबर, 82 लाख का इन नक्सलियों पर इनाम था। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में 2 पुरुष और 2 महिला नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। तो ये सभी नक्सली मदनवाड़ा घटना में शामिल थे, जिस नक्सल हमले में एसपी विनोद चौबे समेत 29 लोग शहीद हुए थे। सरेंडर करने वाले नक्सली कांकेर सहित आसपास के इलाकों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण नक्सलियों को एसपी आई कल्याण एलिसेला ने 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी सौंपी है। तो मंजुला उर्फ लक्ष्मी पोटाई पर 5 लाख का इनाम था। वहीं कंपनी नंबर 10 की सदस्य काजल और रजीता पर 8 लाख का इनाम घोषित था। विलास उर्फ चैतू सेंडी और रामसाय उर्फ लखन पर 5-5 लाख का इनाम था। पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। तो बहरहाल नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि सरकार की पुनर्वास नीति और फोर्स के बढ़ते दबाव के कारण लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 4 खूंखार नक्सलियों ने भी इधर कांकेर में सरेंडर कर दिया है। सभी मदनवाड़ा घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें विनोद चौबे सहित 29 लोग उस घटना में शहीद हुए थे। छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 4 माओवादी आज कांकेर पुलिस और बीएसएफ के समक्ष सरेंडर किए हैं और इनमें से 2 महिला हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। इधर डिजिटल इंडिया और सामाजिक समरसता के तमाम दावों के बीच मध्य प्रदेश के रायसेन से एक खबर सामने आई है, जो हमारे सभ्य समाज के माथे पर चिंता की लकीरें खींच देती है। विडंबना यह है कि यह मामला स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की विधानसभा उदयपुरा का है। तो ग्राम पंचायत पिपलिया पुवारिया के निवासी भरत राज धाकड़ का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने इंसानियत के नाते गांव के ही एक दलित संतोष परोले के घर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भोजन कर लिया और एक ग्रामीण ने इसका वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद समाज के ठेकेदारों का अहंकार जाग उठा। पंचायत बुलाई गई और भरत राज के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।
इसके अलावा हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया है और उन्हें शुद्धिकरण के नाम पर गंगा जली पूजन और गांव को भोज कराने का तुगलकी फरमान सुना दिया गया है। अपनी व्यथा लेकर पीड़ित भरत राज कलेक्टर की जल्द सुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि स्पष्ट किया है कि कलेक्टर ने आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर स्पष्ट किया है कि छुआछूत जैसी कुरीतियों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सामाजिक समरसता के तहत सभी लोगों में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए और आपसी तालमेल होना चाहिए। आपकी जानकारी में होगा कि तत्समय में भी इस तरह की जो गतिविधियां की थी उनको तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए उनको जेल भी भेजा गया था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी उनके विरुद्ध। तो जब विकास के नाम पर गौरवशाली इतिहास को कुचला जाता है तो स्थानीय लोगों का दर्द उभर आना स्वाभाविक है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जबलपुर के पनागर ग्राम में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर शहीदों की याद में बने ऐतिहासिक कमानिया गेट को तोड़ दिए जाने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है। ये कमानिया गेट बता दें कि पनागर की वर्षों पुरानी पहचान था, जिसे देश के लिए शहीद हुए लोगों की याद में बनाया गया था। लेकिन सड़क चौड़ीकरण में बाधा बनने पर जिला प्रशासन ने रात के वक्त भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे जमींदोज कर दिया। स्थानीय लोगों का दर्द जो है वो साफ झलक रहा है। तो पनागर के लोगों से बातचीत की है हमारे जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह ने। संस्कारधानी जबलपुर में एक काफी प्राचीन इमारतें हैं, लेकिन विकास के चलते उन प्राचीन इमारतों को यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पनागर में, जहाँ पर का जो ऐतिहासिक कमानिया गेट था वो यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। और क्या कुछ इतिहास रहा ये पनागर का जो कमानिया गेट तोड़ा गया? देखिए, निश्चित रूप से पनागर का कमानिया, चूंकि नई रोडों का निर्माण हो रहा है इसलिए उसको ध्वस्त किया गया है, लेकिन पनागर के नगर के लोगों के लिए ये काफी दुखद विषय है, क्योंकि पनागर का कमानिया पुराने शहीदों की याद में बनाया गया था और बहुत सारी यादें इस कमानिया से जुड़ी हुई हैं। पूरे संस्कारधानी में जगह जगह कई जगह कमानिया बनाए गए। अब सरकार को चाहिए कि इसके लिए कोई विकल्प दें। भाई, कमानिया जैसी कोई धरोहर हमारे पनागर में होनी चाहिए, वही तो एक पहचान थी नगर की। अब आपने वो भी तोड़ दिया। मैं मानता हूँ कि विकास के लिए तोड़ा, लेकिन अगर उसको तोड़ा है तो वैसी ही कोई दूसरी चीज आपको बना के देनी चाहिए ताकि नगर के लोग गौरवान्वित महसूस हों। कितना पुराना था ये कमानिया? ये लगभग 1970 के आसपास बनाया गया था, 1945 के आसपास बनाया गया। हमारे पनागर में जो भी धार्मिक आयोजन होते थे वो आयोजनों में एक कमानिया गेट हृदय स्थल है पनागर का, और उस पनागर के हृदय स्थल में वहाँ पर काफी समय रुक के अपना प्रदर्शन करते थे। ये एक मैंने जब से होश संभाला, जब से मैं आज तक इस बात को देखते हुए आ रहा हूँ, लेकिन पनागर में दोनों दलों की शासन ने बैठक कराई। उस बैठक में उनसे सहमति ली कि भाई हम इसको तोड़ रहे हैं और इसमें किसी भी राजनीतिक दल का जो है विरोध नहीं होना चाहिए। इसका विकल्प अभी शासन ने नहीं बताया कि उसके उपरांत क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें विकास करना है, अन्य तहसीलों में विकास होगा, पनागर अभी जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, उस विकास को लेकर हम तोड़ रहे हैं। इसमें हम शासन को हम पत्र लिखेंगे, शासन से अनुरोध करेंगे, शासन बाद में बताएगा कि इसका विकल्प क्या है। बिल्कुल, ये यहाँ स्थानीय लोगों का दर्द है जो कि यहाँ पर ये बयां कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऐतिहासिक ये कमानिया गेट था पनागर का, ये आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद यहाँ पर बनाया गया था और जो शहीद हुए थे उनकी याद में जो कमानिया है वो यहाँ पर स्थापित था। लेकिन अब वो जो कमानिया के नामो निशान है वो जिला प्रशासन ने यहाँ पर मिटा दिए हैं, जिसका आक्रोश यहाँ आम लोगों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। इधर खबर जबलपुर से ही है, जहां पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से कारतूस बेचने के लिए आए 5 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग बिना नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे। बरगी पुलिस को खबर मिली कि काले रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो कार आई है, जिसमें 5 लोग बैठे हैं। तो पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर दबिश दी तो कार सवार भागने लगे, जिन्हें पीछा करके पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो लोग नागपुर से आए हैं और अपने साथी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से 14 जिंदा कारतूस मिले हैं और अब पुलिस आरोपियों के नशा के संबंध में जांच कर रही है। थाना बरगी में कल शाम को सूचना मिली थी कि कुछ लड़कों द्वारा जबलपुर में हथियार के संबंध में आए थे और वो अभी वहाँ से निकलने वाले जब बरगी थाना क्षेत्र से, तो उनको मुखबिर सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिससे लगभग 14 राउंड हमको जब्त हुए हैं, हमने जब्त किए हैं और उनसे अभी आगे पूछताछ कर रहे हैं।
इधर खबर मंडला जिले के नैनपुर से है, जहां बिछिया जा रहे एक परिवार को 4 हथियारबंद लोगों ने जंगल में रोक लिया और इसके बाद परिवार के लोगों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान गांव के कुछ लोग मौके पर भी पहुंचे तो ग्रामीणों को देखते ही हमलावर घबरा गए और उन्होंने अपनी करतूत छुपाने की कोशिश की और झूठा बहाना बनाया कि वो गाड़ी की किस्त लेने आए थे। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा कि वे ना तो इन लोगों को जानते हैं और ना ही उन्होंने किसी कंपनी से कोई लोन लिया है। ग्रामीणों ने बिछिया पुलिस को फोन कर घटना की सूचना भी दी तो बिछिया पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये 5:55 में वहाँ पे हम लोग की बातचीत हुई थी और उन्होंने बाकायदा मेरे से ये बोल रहे थे कि रेलवे क्रॉसिंग से आपका पीछा करते आ रहे हैं, और जबकि हमारी गाड़ी की रफ्तार थी 40 से 50 थी, बहुत स्लो थी। ये अपने परिवार को नैनपुर से लेके रड़िया जा रहे थे तो रास्ते में औरई के पास में एक स्कॉर्पियो के द्वारा इनको ओवरटेक करके रोका गया और रोक के विवाद किया गया, जिस पर से कुछ गांव वाले एकत्रित हो गए थे और मामला थाने पहुंचा था। जिन्होंने गाड़ी को रोका था और उनसे बदतमीजी की थी, धक्का मुक्की की थी, उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मारपीट की, धक्का मुक्की की, गाड़ी रोकने की और साथ में SC/ST एक्ट के तहत पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला INS पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।